अनुभूति लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक व्यूज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ पीसीओडी। और इस टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलप्रीत, जो अपना आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक रन करती हैं मोहाली में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज का हमारा क्वेश्चन होगा, मैम हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि पीसीओडी क्या है। एक कॉमन पर्सन पीसीओडी को कैसे समझ सकता है, और एक आयुर्वेदिक व्यूज में पीसीओडी को हम कैसे। ओके, जैसे इसके नाम से हम जान सकते हैं कि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो जिसमें बहुत सारी पॉलीसिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट मतलब गांठें बन जाती हैं ना ओवरीज में, अंडों में, तो उसको पीसीओडी कहते हैं। और पीसीओडी आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और आजकल अप्रोक्सीमेटली हर 5 to 10% ऑफ वुमेन में पीसीओडी पाया जाता है। मुझे अप्रोक्सीमेटली 9 years हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और मेरी 9 year की प्रैक्टिस में मेरे पास लेडी डॉक्टर होने की वजह से तो लेडी पेशेंट ज़्यादा आता है। तो उसमें मैंने देखा है कि पीसीओडी का बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहता है पेशेंट। तो कुछ भी सिम्टम अगर लेडी में आता है, कहीं ना कहीं पहला हमारी सोच जाती है कि इसको पीसीओडी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, वेट गेन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, न्यूरो एंडोक्राइन डिजीज है, तो उसमें पीसीओडी की तरफ बहुत ज्यादा संकेत जाते हैं। मोस्टली हर लेडी के जो भी सिम्टम उसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज से मोस्टली आते हैं। तो इसमें मेनली अगर हम मॉडर्न के हिसाब से चलें तो 3 चीजें ज्यादा होती हैं। हाइपर एंड्रोनेजिज्म, मतलब कि पुरुषीय हार्मोन का ज्यादा बनना, टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा बनना, एंड्रोजन्स का ज्यादा बनना। एनोविलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होती है लेडी को। रीजन बीइंग एफएसएच और एलएच हार्मोन का रेशियो जो है वो बढ़ जाता है, और थीका सेल्स जो ओवरीज के होते हैं उनमें फाइब्रोजेनेसिस हो जाता है, उनकी जो लेयर होती है वो मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है। एंड थर्ड इज कि अल्ट्रासाउंड में भी हमें पीसीओडी पैटर्न देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड में अगर हम कहते हैं कि अगर हम अल्ट्रासाउंड की फिगर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उसमें एक नेकलेस टाइप पर्ल्स के जैसा नेकलेस बना रहता है अल्ट्रासाउंड के अंदर पीसीओडी वाले पेशेंट्स के अंदर। तो ये 3 चीजें मेन डायग्नोस्टिक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इस ये पेशेंट को पीसीओडी है। ये 3 चीजें होनी चाहिए उसकी डायग्नोस्टिक में, तब हम उसे कहेंगे पीसीओडी है। अगर हम सिम्टम्स में कहें, जिस लेडी को पीरियड्स कम आते हो या फिर अपने टाइम से ज्यादा बाद में आते हो, लेट आते हो, 3 महीने से कम उसको पीरियड्स ना आते हो उसको, या उसको ओव्यूलेशन ना हो रही हो और मोटापा आ रहा हो, ये 3 डायग्नोस्टिक हम सिम्टम से हम देख सकते हैं कि इस लेडी को पीसीओडी हो सकता है। फिर हम फर्दर पेशेंट को कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ या आप ये ब्लड टेस्ट करवाओ, जिससे हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट को कि ये पीसीओडी होता है। एंड अगर हम और लक्षणों के हिसाब से देखें कि और कौन कौन से सिम्टम पीसीओडी वाले मरीजों में देखने को मिलते हैं हमें, पीसीओडी वाले मरीजों को उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका ठीक नहीं होगा। दूसरा, उनको मोटापा आता है ज्यादा, फेस पे उनके मुहासे आते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जैसे नेक के ऊपर ब्लैक कलर की लेयरिंग बन जाती है, कई बार हमें लेडीज को देखने को मिलती है। और 20 पेशेंट उनके यहाँ पे इस रीजन पे ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्यांथोसिस निग्रिन्स, ठीक है, वो हो जाता है। और अनचाही जगहों पे बाल आना, फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, एब्डोमेन पे बाल होने शुरू हो जाते हैं। और अगर ओबेसिटी की बात करें, ओबेसिटी मोस्टली सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा रहती है, पेट की ओबेसिटी ज्यादा रहती है पीसीओडी वाले पेशेंट्स में। और इनमें क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी वाले पेशेंट्स में पाया जाता है, तो उसकी वजह से उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कारण उसका कि ईस्ट्रोजन हार्मोन पीसीओडी वाले पेशेंट्स में बढ़ जाता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का जब एक्सपोजर एंडोमेट्रियम पे ज्यादा रहेगा, तो वहां पे जो सेल्स हैं उनमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापा रहता है, इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर पे प्रेशर आ रहा है कि आपके बच्चा नहीं हो रहा है, पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी लेडीज डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जाती हैं। तो डिप्रेशन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। दूसरा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ठीक नहीं है, तो डायबिटीज होता है, और जिसको डायबिटीज होता है उसका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी गड़बड़ रहता है।
लीवर का भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम सोचें कि पीसीओडी और लीवर का क्या लिंक है, पीसीओडी और लीवर का भी बहुत अच्छा लिंक है। तभी कहते हैं आयुर्वेद में कि हमारे पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो लीवर हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो लीवर में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन्स को कम करता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। जब हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, लीवर के सिक्रीशंस एंजाइम्स अच्छे से नहीं काम करेंगे, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अच्छे से नहीं बनेगा, तो फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लेडी को बाल ज्यादा आना और सिर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और मोटापा आना शुरू हो जाता है, ब्रॉडनेस आनी शुरू हो जाती है और आवाज में भी भारीपन आना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो हम नॉर्मल जब ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा गैस लगाते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओडी होता है, तो उसके बाद हम लोग जांच पे जाते हैं, बिकॉज हमें मॉडर्न डायग्नोस्टिक का भी फायदा लेना चाहिए। उससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो डायग्नोस्टिक जो हमें आजकल हमें सुविधाएं जो मिली हैं, उससे हमें फायदा ये है कि हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये चीज है। बट डायग्नोज तो हम पहले ही कर लेते हैं उसके सिम्टम्स को देख के कि ये चीजें इसको हो रही हैं, तो इसको पीसीओडी है। और दूसरा, पेशेंट को भी तसल्ली हो जाती है कि डॉक्टर हवा में ही तीर नहीं चला रहा है, वो उसको कंफर्मेशन है कि हाँ ये चीज सच में है। राइट, हमें वो सारी चीजें पेशेंट के माइंड को भी देख के चलना होता है। नहीं तो अगर आप टेस्ट नहीं करवाते तो पेशेंट बोलता है कि मैडम ने तो टेस्ट ही नहीं करवाए हैं, ऐसे कैसे दवाई शुरू कर दी बिना टेस्ट के। वो क्योंकि जिस भी वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया होता है, उन्होंने पहले लिस्ट ऑफ उनको डायग्नोज के लिए उनको दी होती है कि ये टेस्ट करवा के आओ, उसके बाद ही आपका हम लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो थोड़ा गेस पेशेंट को दे देना चाहिए कि हाँ आपको ये चीज है, बट आप फिर भी ये टेस्ट थायराइड है, ये FSH है, LH है, या अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टेस्ट हमें पीसीओडी में कराने होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हमें डायग्नोस्टिक के लिए पेशेंट को बोलने होते हैं। और अगर हम यहाँ पे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि पीसीओडी क्या है, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपको पैथोलॉजी बताना चाहूंगी। तो इसमें मेनली हमारे तीनों दोष हम कह सकते हैं कि वात, पित्त और कफ तीनों दूषित होते हैं, पर ज्यादातर जो वात है वो कफ के साथ दूषित होकर हमारे मेदो व स्रोतस और अम्बु व स्रोतस को दूषित करता है। तो जिसकी वजह से वहां पे उभरी हुई गांठें बन जाती हैं शरीर में, और ये गांठें कहीं पे भी बन सकती हैं। पीसीओडी वाले पेशेंट्स में ये उनके ओवरीज में बनती है। अगर किसी को गांठ किसी और जगह पे भी बन रही है तो उसका भी यही कारण होता है, पैथोलॉजी यही रहती है। बट इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और अम्बु व स्रोतस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और अपान वायु मेनली इसमें इन्वॉल्व होती है। अपान वायु जब इन्वॉल्व होती है तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपान वायु रेगुलेट करती है। तो जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें अपान वायु दूषित होने की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है बट फिर भी फर्टिलिटी नहीं हो रही है, रिप्रोडक्टिव रेट अच्छा नहीं है। तो बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि पीसीओडी की वजह से भी बच्चा तो हो सकता है, बट ये इडियोपैथिक हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा अपान वायु दूषित है। अगर हम अपान वायु की ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी पीसीओडी ठीक होएगी और फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। और बहुत सारे चरक ने भी, सुश्रुत ने भी योनि व्यापद में इसको इंक्लूड किया है। इसको ऐसा हम कोई पर्टिकुलर वर्ड आयुर्वेदा में पीसीओडी के लिए नहीं लिया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि योनि व्यापद में बहुत सारे जो योनि के व्यापद सुश्रुत और चरक ने मेंशन किए हैं, उसमें हम पीसीओडी को ले सकते हैं। उसमें भी अगर हम काश्यप संहिता में जाएं, काश्यप संहिता में जो पुष्प घनी रेवती बताया गया है, जातहरणी बताया गया है, वो पीसीओडी में इंक्लूड ज्यादा होता है। उसमें क्या कहा गया है, उसका एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। काश्यप कहते हैं कि वृथा पुष्पम तू यो नारी यथा काल प्रपाशयंती स्थूल लोम लोमाश गंडा या पुष्प घनी सा अपि रेवती। मतलब के क्योरेबल है, ये क्योरेबल है, ठीक किया जा सकता है पीसीओडी को। और ये जो वुमेन होती है मेंस्ट्रुएट तो करती है, उसको मेंसेस आते हैं, टाइम पे आए या ना आए,
पर उसका कोई असर नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता, व्यथा होती है, लाइक एनओविलेटरी मेंसेस होना उसको, लाइक, और हेयर लोम आना, लोम हेयरी चीक्स होना, मोटापा होना, स्थूलता आनी, ये काश्यप जी कहते हैं। तो जितने भी योनि व्यापद जो चरक में, सुश्रुत में या काश्यप संहिता में कहे गए हैं, उनमें से पुष्पघनी रेवती के सिम्टम्स पीसीओडी से ज्यादा मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करनी होती है, राइट। और इसमें आचार्य चरक ने जो अष्ट निंदनीय जो पुरुष कहे हैं, उसमें स्थूल पुरुषों में भी ये थोड़ा सा इसका मेल खाता है कि जो स्थूल लोग होते हैं वो अष्ट निंदनीय लोगों में आते हैं, और उसमें उनकी उम्र कम होती है, और उनमें पसीना ज्यादा आता है, और मेंसेस जो है उसमें इरेगुलरिटी रहती है, वात दोष और कफ दोष ज्यादा उसमें दूषित रहते हैं। तो स्थूल पुरुषीय भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और कुछ सिम्टम इसमें मधुमेह के भी रहते हैं। तो मधुमेह के सिम्टम्स को भी हम साथ में इंक्लूड करके, ओबेसिटी के भी सिम्टम्स को साथ में इंक्लूड करके, और पुष्प घनी रेवती के सिम्टम्स को इंक्लूड करके, इन सबको इंक्लूड करके हम ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। एक हम होल पिक्चर लेके अलग अलग जगह से हर्ब्स को इकट्ठे करके, उनके योगों को जो हमारे शास्त्रों में बताए गए उनको इकट्ठे करके हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं अपने समझ और सूझबूझ के अकॉर्डिंग, बिकॉज हर की प्रकृति डिफरेंट होती है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, राइट। अब बात आती है कि इसमें हम लोग पंचकर्मा भी कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे पीसीओडी वाले पेशेंट्स को पंचकर्मा भी हम ट्राई करते हैं। पंचकर्मा में अगर हम कहें कि इसमें अपान वायु दूषित रहती है, तो उसमें बस्ती कर्म हम कर सकते हैं। बस्ती कर्म में अगर आप सहचर आदि तेल से बस्ती देते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है पीसीओडी वाले पेशेंट्स में। और विरेचन हम पित्त को कम करने के लिए कर सकते हैं। वमन, अगर हम कहते हैं ना इसमें कफ भी साथ में रहता है, तो वमन का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। पीसीओडी वाले पेशेंट्स को हम प्रॉपर उसकी स्नेहन स्वेदन करके उसका वमन उसका करें, तो उसके दोष जो है वो बाहर निकलते हैं। तो आयुर्वेदिक वे ऑफ वे से हम पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद उसकी हम संक्रमण चिकित्सा करेंगे। अगर, अच्छा, इसमें ये चीजें भी देखनी होती है कि अगर स्थूल पीसीओडी का पेशेंट है, मोटा है पीसीओडी का पेशेंट, तो उसमें हम लोग संशोधन चिकित्सा जो है प्लान करते हैं। अगर वो वीक है, तब उसमें हम सीधा संशमन चिकित्सा करेंगे, तब उसमें हम संशोधन चिकित्सा नहीं करेंगे, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक है, वो संशोधन चिकित्सा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, राइट। और इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं जो मैं आपको एंड में इंक्लूड करके बताऊंगी कि जिनको हम यूज कर सकते हैं पीसीओडी के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पीसीओडी वाला पेशेंट आपकी ओपीडी में आ गया, तो आप उसके बाद उसको कैसे, उसको कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको दोगे करने के लिए। एक तो सबसे पहले आपने उसका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम सारा चेक करना है। मतलब कि देखो, जैसे हमारा एलएच हार्मोन है, मैंने आपको बताया एलएच और एफएसएच हार्मोन की रेशो जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें हम एलएच हार्मोन चेक करने को देंगे पेशेंट को, एफएसएच करवाने को बोलेंगे। थायराइड ग्लैंड का भी बहुत अच्छा लिंक होता है हमारी ओवरीज के साथ। तो टीएफटी हम पेशेंट को चेक करने के लिए बोलेंगे कि अपना थायराइड चेक करा के आइए, बिकॉज हमें पिट्यूटरी, ओवेरियन अपना और हाइपोथैलेमस का सारा जो एक्सिस है वो चेक करना है। एक सेकेंड। हेलो। स्क्रीन चल रही है कि नहीं चल रही है? मेरी स्क्रीन रुक गई है। जी मैम। हेलो। जी मैम, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, कंटिन्यू कीजिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैम। क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू कीजिए मैम, हम सुन पा रहे हैं आपको। आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अच्छा, इसमें हम पेशेंट को एलएच हार्मोन चेक करने के लिए कहेंगे, एफएसएच चेक करवाने के लिए कहेंगे, थायराइड चेक करने के लिए कहेंगे, राइट। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह सकते हैं, जिससे हम पर लाइक उसमें पैटर्न देखने को मिलता है, तो उससे हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी कि कैसे हमने पेशेंट को सच में उसको पीसीओडी है, हमारे जो सिम्टम्स हैं
उसको आ रहे हैं उसमें पीसीओडी है कि नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में सारे ही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रेजेंट हो। कई बार किसी पेशेंट में सारी चीजें नहीं, तो हमें सिम्टम से भी देखना होता है उसको कि भी उसको हाँ सिम्टम तो आ रहे हैं, समटाइम्स वो व्यक्त नहीं हो रहे हैं उसके सिम्टम्स। कहते हैं ना कि आयुर्वेद सिम्टम्स से ही डायग्नोज करता है। वो जो मॉडर्न है वो तो जब उनकी डिजीज पूरी तरह व्यक्त हो जाती है उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ डिजीज हो गई है। बट आयुर्वेद में हम लोग पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं कि ये चीजें हैं उनको। तो ये सारी चीजें उनको चेक करवाने के लिए बढ़ा हुआ है, राइट। और हमें डायग्नोसिस में दी होती है। एंड यहाँ तक हम बात करें डाइट की, डाइट में हमने पेशेंट को सबसे पहले सप्लीमेंट्स जरूर देने होते हैं। तो डाइट से हम पीसीओडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। डाइट में सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन हमने लेने होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए हमने अपनी डाइट में जरूर लेके आना होता है। ये क्योंकि सबको पता है कि ये फैट सोलुबल विटामिन है, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। ये कैरेट में पाया जाता है और ब्रोकली में, कद्दू में पाया जाता है ना। तो इसको अगर आप खाने में बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे, अगर इसको एज अ सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो एज अ सप्लीमेंट भी लेंगे। बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एग के साइज को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो आपने ये चीजें अगर आप अपनी डाइट में रखेंगे, जैसे दूध हो गया, मछली हो गई, गाजर हो गई और ब्रोकली हो गई, कद्दू हो गई, इसको अपनी डाइट में ज्यादा लेना है पीसीओडी वाले मरीज ने, राइट। और दूसरा जो विटामिन आता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी स्पेशली विटामिन बी6, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड, ये जरूरी होते हैं। ये इनमें क्या होता है कि जो पीसीओडी वाला मरीज होता है उनमें होमोसिस्टीन नामक जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। तो होमोसिस्टीन जब हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से पीसीओडी वाले मरीज को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो विटामिन बी जो है वो होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है। तो इसलिए पीसीओडी वाले मरीज को विटामिन बी से युक्त आहार और उसके सप्लीमेंट्स वो उसको देने चाहिए। तो ये अगर दूसरा हम एलोपैथिक में देखते हैं कि विटामिन जो पीसीओडी वाला पेशेंट होता है उनको मेटफॉर्मिन दी जाती है इंसुलिन का लेवल कम करने के लिए। तो इंसुलिन का जब लेवल हम मेटफॉर्मिन से कम करने की कोशिश करते हैं तो साथ साथ में उसका साइड इफेक्ट होता है कि पेशेंट में विटामिन बी की कमी आ जाती है। तो इसलिए विटामिन बी इसलिए देना जरूरी होता है कि विटामिन बी की कमी से पेशेंट को और भी, इसके साथ साथ पीसीओडी के साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं। लेग्स में पेन होने शुरू हो जाती है, क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, जनरलाइज वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए पीसीओडी वाले मरीज को अपनी डाइट में पनीर, दूध, अंडा, रेड मीट, मछली और हरे पत्ते वाली सब्जियां ये लेनी चाहिए। और साग, पालक, नट्स, ऑरेंज, केला, तरबूज ये सब लेने चाहिए और खमीर से बनी हुई चीजें लेनी चाहिए। इसके साथ विटामिन बी के साथ ही एक और विटामिन आता है विटामिन बी की श्रेणी का, इनोसिटोल। इनोसिटोल जो है ये विटामिन बी की श्रेणी का ही विटामिन होता है। ये हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन को बढ़ाता है। तो जब हम इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में देते हैं, एक ट्रायल में भी ये पाया गया कि जब सप्लीमेंट की फॉर्म में इनोसिटोल को दिया गया तो उसमें पीसीओडी वाली जो लेडीज थी उनके लक्षणों में खासा अच्छा खासा उनको सुधार देखने को मिलता है। तो ये एफएसएच हार्मोन में पाया जाता है हमारी बॉडी में, जो कि फॉलिकल्स की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए ये ज्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। और इसीलिए कहते हैं आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स लेनी चाहिए और अपने मौसम के हिसाब से फ्रूट्स लेने चाहिए और अपने वो वाले फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। और खाने में आपको ब्रांड, ब्राउन राइस, कॉर्न और तिल तिल के बीज आपको ऐड करने चाहिए अपने खाने में, राइट। तो इनोसिटोल का सप्लीमेंट्स भी आजकल मार्केट में काफी सारा इनोसिटोल के विटामिन डी के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो वो पेशेंट को इस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो ये भी ट्रायल किया गया कि उसमें जिन लेडीज को विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट दिया गया, जो लेडीज लगता है हमारा कनेक्शन मैम के साथ टूट चुका है। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। जब तक मैम के साथ संपर्क होता है, तो जैसे कि मैम ने हमें बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं पीसीओडी के बारे में, जिससे कि हम कॉमन उन सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमें पीसीओडी है या नहीं। क्या हमें अपने डॉक्टर के पास जाके हमें टेस्ट कराना चाहिए? कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन सिम्टम्स को ध्यान रख सकते हैं, और हम अपने डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक कराएं अगर हमें सस्पेक्ट होता है कि ये पीसीओडी है। हम लगातार मैम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गया था, मुझे स्क्रीन पे। जी मैम। मैम हमारे साथ अभी आ जुड़ रही चुकी हैं। है? जी मैम। ओके, सॉरी फॉर कनेक्शन। जी मेरे मैम। क्या में कनेक्शन पोर था, उसकी वजह से चला गया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे विटामिन डी के बारे में। तो पीसीओडी वाले मरीज को धूप सेकने के लिए बोलना चाहिए, उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलना चाहिए। और अगर आहार में बात करें तो फोर्टिफाइड सीरियल्स में आजकल विटामिन डी आना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा अवेयर हो गई है।
बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा पाई जाने लगी है। एंड एग में, फिश में विटामिन डी पाया जाता है। जो लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, उनको धूप में बैठना चाहिए, अदरवाइज जो नॉनवेज खाते हैं तो उनको एग और फिश खाने के लिए बोलना चाहिए या सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलना चाहिए। एंड अनदर विटामिन जो बहुत जरूरी है पीसीओडी वाले पेशेंट के लिए, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो एंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए जरूरी होता है, हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। तो जो लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं, कई बार वो इसलिए नहीं कंसीव कर पाते हैं बिकॉज उनकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस ही प्रॉपर नहीं बन रही होती है। तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। तो उसमें अगर हम विटामिन ई देते हैं पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें डाइट में हम लोग विटामिन ई अगर हम कहें तो हमें जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सोयाबीन ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, उसमें पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, आलमंड्स हो गए, पीनट्स हो गए, उसमें पाया जाता है। तो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसलिए सैचुरेटेड फैट को छोड़ के वेजिटेबल के फैट को ज्यादा ऐड करना चाहिए पीसीओडी वाले पेशेंट्स में। तो इसके साथ ही कुछ और विटामिन है, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड हो गया, एंड दिस मिनरल्स हो गए, कार्टिनिन हो गया, ठीक है, ये भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने चाहिए। कैल्शियम हो गया, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे हार्मोन्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी बिकॉज तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा कि किस चीज से क्या होता है। तो कैल्शियम है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो ये इन दूध में है, और हमारी पोटैटोज, ग्रेप, ऑरेंज, ब्रोकली, ब्रांड सीरियल्स, चिया सीड्स, स्प्राउट्स, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, इनको डाइट में ऐड करना चाहिए। तो पेशेंट की डाइट पे भी हमें बहुत अच्छा ध्यान देना होता है, तभी हम पीसीओडी वाले मरीज को ठीक कर पाते हैं। और जो मॉडर्न डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट पीसीओडी को ठीक करते हैं, वो डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं, वो जस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंड पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिया करो, इनफ है। बट डाइट का भी इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। तो हमें पेशेंट को बताना होता है कि भाई आप ये चीजें खाओ, ये चीजें नहीं खाओ। अगर आप ये चीजें खाओगे तब आप जल्दी ठीक होगे। मेडिसिन के साथ साथ हमें ये चीजें भी लेनी होती हैं। डाइट में हमें मेनली, ये तो मैंने आपको विटामिन बताए कि विटामिन आपको कौन कौन से लेने हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, डी, है ना, और ई, ये विटामिन लेने हैं, इनोसिटोल लेना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम देना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देने हैं। अब अगर हम डाइट में बात करें तो हमें पेशेंट को लो सीएचओ यू कैलोरिक डाइट देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट्स। पेशेंट को कहना कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, और हाई इन फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें 45% आपका जो फैट है होना चाहिए, और 18% उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और लेस देन 8% उसमें सैचुरेटेड फैट में से आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो है वुमेन का, पीसीओडी वाली का, वो ठीक हो जाता है अगर हम डाइट को ध्यान में रख के ये सारी चीजें कहते हैं। अपने आप में जो सिस्ट है वो डेंजरस नहीं है, डेंजरस है जो उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। पीसीओडी इज नॉट डेंजरस। पीसीओडी अपने आप में बीमारी नहीं है, बट इंटरनल हार्मोन का जो इम्बैलेंस है वो बीमारी है। इसमें हम कह सकते हैं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। इसमें हम नहीं कह सकते कि हार्मोनल इम्बैलेंस पहले हुआ या पीसीओडी बाद में हुआ। बट क्या पता पीसीओडी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी हुई। बट हमें होलिस्टिक पिक्चर को ध्यान में रख के चीजें करनी होती है, बिकॉज इसका रीजन अभी तक मॉडर्न साइंस में भी नहीं पता है कि क्यों होता है ये, राइट। अगर हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानने की कोशिश करें, वो लोग भी पता नहीं लगा पाए हैं, तो वो भी रिसर्च चल रही है उस चीज पे। तो इसलिए हम होल पिक्चर को ध्यान में रख के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे अगर हम हर्ब्स की बात करें, अब कौन कौन सी हर्ब्स इसमें हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली मैं जहाँ पे आपको रिसर्च बेस्ड ही हर्ब्स बताऊंगी जिनको ज्यादातर हम लोग पीसीओडी में यूज करते हैं। तो शोका पे बहुत अच्छा काम हुआ है, शोका रिस्ट देते हैं, दशमूला रिस्ट देते हैं पीसीओडी को ठीक करने के लिए, एंड सुकुमार कषाया देते हैं, शतावरी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, अश्वगंधा पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए, कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, अगर आप रिसर्च पेपर निकाल के देखते हो तो इनमें बहुत अच्छी रिसर्च इन पे पाई गई कि पीसीओडी वाले मरीजों पे इनका कैसा इफेक्ट आता है।
जैसे हम कहते हैं कि शतावरी शतावरी जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को नॉर्मल ग्रोथ में सहायक होता है, तो ये मासिक धर्म को हमारे रेगुलेट करता है, तो स्त्री के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रिवाइटलाइज करता है, और इससे जो हाइपर इंसुलिनिमिया जो आती है पीसीओडी में, पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन का हार्मोन जो है रेजिस्टेंस हो जाती है, तो इंसुलिन और ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हाइपर इंसुलिनिमिया कहते हैं। तो ये उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है इसका। ये रिसर्च में एस्टैब्लिश्ड है, रिसर्च इस पे हुई है, वो चीज बातें मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो पेशेंट को शतावरी दी जा सकती है, पीसीओडी वाले पेशेंट को उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। गिलोय टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये जो पौधा है अपने हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसको डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा देते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से ये बॉडी के अंदर आई हुई इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और जो पीसीओडी है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का ही रीजन होता है। जब हमारी बॉडी में बहुत देर से हार्मोन्स के डिस्टर्बेंसेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल के डिस्टर्बेंसेस की वजह से, डाइट की डिस्टर्बेंसेस की वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वो अल्टीमेटली पीसीओडी बन जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये गिलोय को अगर हम पेशेंट को देते हैं तो वो कुदरती तरीके से उसके हम शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को हम ठीक करते हैं, एक उसकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं, उसकी शुगर को कम करते हैं, तो इससे पीसीओडी जो है वो ठीक होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम कहें शतपुष्पा, सौंफ, सौंफ पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। तो सौंफ बहुत ज्यादा इसमें रिच सोर्स ऑफ फाइटो एस्ट्रोजेंस का होता है, नेचुरल एस्ट्रोजन का काम करता है ये। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, तो ये पीसीओडी में पाए जाने वाली जो हमारी इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को जो पेट में नीचे भारीपन रहता है उसको ठीक करता है। और इसके साथ ही इसको और भी बहुत सारी बीमारियों में आजकल यूज करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में को बूस्ट करने के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, है ना, किसी को नोजिया और वॉमिटिंग होती है उसमें भी सौंफ को यूज किया जाता है। तो ये सिम्टम्स अगर पेशेंट को रहते हैं, तो अगर हम कहें कि पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स पीसीओडी वाले पेशेंट्स में आते हैं, तो जी मचलाना, हेडेक रहना, और चक्कर आना, भूख कम लगना पीरियड्स के टाइम पे, तो उसमें जो सौंफ है बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है, राइट। इसमें जो फाइटो एस्ट्रोजन है वो नेचुरल एस्ट्रोजन का काम करता है, तो वो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट हर्ब इज तुलसी, होली बेसिल। तुलसी में एंटी एंड्रोजेनिक गुण होते हैं, तो एंड्रोजन को ये कम करता है, तो एंटी एंड्रोजन होने की वजह से ये फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने की वजह से जो हिरसिटिज्म, मतलब कि जो आवाज में भारीपन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, मुहांसे हो रहे हैं, या जगह जगह बाल आ रहे हैं, वो सिम्टम्स जो है वो ठीक होते हैं इसकी वजह से। तो इस और साथ ही साथ जो तुलसी है वो मोटापे को भी कम करती है। तो डेली पेशेंट को बोलिए कि 10 पत्ते आप तुलसी के चबाइए खाली पेट, तो उससे देखेंगे 3-4 महीने अगर पेशेंट लेता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, और खुशी से लेता है। इंडियन लोग तुलसी को बहुत वैल्यू देते हैं, लोगों को इसकी वैल्यू का बहुत ज्यादा पता है, तो आप अगर आप उसको कहोगे आप रोज तुलसी खाओ तो वो डेली खाना शुरू करेंगे। आप देखोगे इसको 3-4 महीने अगर आप लगातार पेशेंट लेता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट हर्ब इज अशोका। अशोका का तो बहुत फेमस है, अशोका रिस्ट आता है, हम लोग मोस्टली इसमें सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को नॉर्मलाइज करता है। तो अशोका रिस्ट पेशेंट को दशमूला रिस्ट के साथ देना चाहिए, क्योंकि दशमूल हमारे वात को भी कम करेगा, तो जो भी उसको पेन वगैरह, जोड़ों में दर्द वगैरह, पीसीओडी वाले पेशेंट को कमजोरी भी रहनी शुरू हो जाती है, तो उसमें भी काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड मशरूम, मशरूम पे भी अगर देखा जाए, मशरूम में भी ऐसे फाइटो एस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं और इंसुलिन के लेवल को कम करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो बढ़ाते हैं। तो इसलिए उसको डाइट में बोलना चाहिए कि आप मशरूम ज्यादा खाओ, हाई प्रोटीन डाइट, ज्यादा नहीं, राइट। एंड अनदर इज सिहपर्णी, डैंडलियन जिसको हम बोलते हैं, कुकुरोंधा, है ना, तो ये बाइल के फ्लो को स्टिमुलेट करता है हमारे लीवर के, जैसे मैंने पहले बताया कि लीवर का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है पीसीओडी में, तो ये बाइल के फ्लो को रेगुलेट करेगा,
हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, और लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन करेगा, तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो अच्छे से बनेगा, और अच्छे से बनेगा तो फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, जिससे कि सिम्टम्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड अनदर इज काक जंगा, है ना, उत्तरायणी बोलते हैं इसको उसमें संस्कृत में। तो ये भी हमारे ईस्ट्रोजन के साइकिल को रेगुलेट करता है, जिससे सिस्ट बनने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। एंड अनदर इज बीटल पाम, ये भी हेल्दी हार्मोन बनाने में सहायक होता है। ये एब्डोमिनल एरिया के ब्लड वेसल्स की कंजेशन को कम करता है। ये जो स्त्री के प्रजनन अंग होते हैं उनमें स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। तो इस तरह से ये कुछ हर्ब्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इन सब मेडिसिन को आप इकट्ठा करके एक योग बना सकते हैं। और साथ ही हम लोग जो डायबिटीज में यूज करते हैं, मधुमेह में यूज करते हैं, गुड़मार है, जम्बू है, तरवर है, गिलोय, आंवला, हरिद्रा, ये मोस्टली मधुमेह में यूज की जाती हैं। बट पीसीओडी वाले पेशेंट में मधुमेह के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, और ये एक दूसरे से मिलती जुलती एक ही क्लास की बीमारी है। तो उसमें भी जो मधुमेह के योग है वो आप पीसीओडी वाले पेशेंट में देके देखिए, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। और कंचनार गुग्गल यूज की जाती है। कंचनार गुग्गल जो होती है वो लेखन का काम करती है। तो ये लेखन का काम करके क्या करती है हमारे, ये इसमें जो गूगल होता है वो वात और कफ को शामक, वात कफ शामक होती है, और जो कंचनार होती है वो पित्त और कफ शामक होती है। तो आप कंचनार गुगर दें पेशेंट को, मेथी दें। मेथी जो है वो भी डायबिटीज वाले पेशेंट को बताई जाती है कि रात को भिगो दो और सुबह खाली पेट लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करती है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को कम करेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी, तो पीसीओडी के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, मोटापा भी कम हो जाएगा, बीएमआई भी कम हो जाएगा। करेला आप दे सकते हो पेशेंट को। करेला भी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज को कम करता है। अश्वगंधा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पीसीओडी वाले पेशेंट्स को डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो डिप्रेशन को कॉप अप करने के लिए अश्वगंधा दे सकते हैं। और अश्वगंधा जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। डिजीज ये यहाँ से शुरू होती है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से। तो वहां से हॉर्मोन्स गड़बड़ हुए, देन हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम जो है दैट गोज अप एंड डाउन। तो इसलिए हम अश्वगंधा ऐड कर सकते हैं। मरीच, मरीच में जैसे हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो आजकल एक कॉम्बिनेशन आने लग गया है मार्केट में, इनोसिटोल, क्रोमियम एंड विटामिन डी। ये एलोपैथिक सप्लीमेंट्स में आता है। जैसे ये मैंने आपको बताया, इनोसिटोल, विटामिन डी एंड क्रोमियम। दे हैव रिसर्च, उन्होंने मरीच में से निकाला है ये क्रोमियम। तो मरीच में क्रोमियम होता है। तो वो क्रोमियम जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारी ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। तो इसलिए जो पीसीओडी वाला मरीज है उसको मरीच खाने के लिए देनी चाहिए। और साथ ही साथ आप उनको लिकोराइस दे सकते हैं। लिकोराइस में अगर हम नॉर्मली जो लिकोराइस की डोज होती है वो 3.5 ग्राम अगर आप पेशेंट को देते हैं 3-4 मंथ के लिए, तो इससे ये हमारे एंड्रोजन हॉर्मोन्स के मेटाबॉलिक रेट में फर्क पड़ता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। लिकोराइस को ऐड कीजिए, एलोवेरा को ऐड कीजिए। एलोवेरा जो होता है इसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि ये जो लेट्रोजोल इंड्यूस्ड पीसीओडी होता है उसको ठीक करता है। ये स्टीरोड, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर। तो एलोवेरा पेशेंट को पीने के लिए देना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, अलसी के बीज पेशेंट को बोलने चाहिए। आजकल एक चीज और आई है जिसको हम कहते हैं सीड साइक्लिंग। पीसीओडी वाले पेशेंट को सीड साइक्लिंग करने के लिए कहते हैं। तो सीड साइक्लिंग में अगर कहा जाता है पहले 15 डेज, जो मेंसेस के पहले 15 डेज पेशेंट को कहा जाता है कि आप 1 TSF पंपकिन सीड्स एंड 1 TSF फ्लैक्स सीड्स, इनको मिक्स करके आपने 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है, फर्स्ट 14 डेज। एंड नेक्स्ट 14 डेज जो हमारा ल्यूटियल फेज आ जाता है, तो ल्यूटियल फेज में वो सनफ्लावर सीड्स और सेसम सीड्स लेने को बोलते हैं। दिस इज, इसमें इसके ऊपर रिसर्च कुछ नहीं हुई है, बट दिस इज वेरी कॉमन। तो जो लोगों ने यूज किया है वो लोग कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट उनको देखने को मिला है, उनका फर्टिलिटी रेट भी बढ़ा है। तो इसमें अगर हम इसका हाइपोथेसिस लगाया जाए तो इसमें गुड फैट, इन जो सीड्स हैं इनमें गुड फैट पाया जाता है। तो गुड फैट हमें जरूरत होती है पीसीओडी में।
तो गुड फैट की वजह से हमारा जो सैचुरेटेड फैट हमारा VLDL बढ़ाता है, गुड फैट हमारा HDL बढ़ाता है। तो गुड फैट से पीसीओडी के जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उनमें काफी अच्छा खासा सुधार देखने को मिलता है। तो ये सीड साइकिलिंग पेशेंट को करवा लेनी चाहिए। उससे क्या है, पेट भी भरा रहता है, फाइबर भी जाता है और गुड फैट भी जाता है, और मल्टीविटामिन जो इनके अंदर होते हैं वो भी अच्छे से पेशेंट को मिल जाते हैं। हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे होते हैं वो भी रिलीव होते हैं। और फ्लैक्सीड की वैसे डोज जो होती है वो 30 ग्राम पर डे की डोज 4 महीने के लिए पेशेंट को देनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। बीएमआई पेशेंट का कम हो जाता है, इंसुलिन पेशेंट का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि गुड़मार जो दिया जाता है मधुमेह में, इसलिए एंटी डायबिटिक होता है, हाइपोग्लाइसिमिक होता है और लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है। तो ये वेट रिडक्शन में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है। पीसीओडी वाले मरीज को वेट रिडक्शन के लिए हम कहते हैं कि आप वेट का रिडक्शन कीजिए कुछ, क्योंकि वेट की ओबेसिटी की वजह से भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बीएमआई को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिक होता है, एंटी डायबिटिक होता है। ज्यादातर ये हमारे जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं उनके ऊपर एक्शन करता है। तो इसमें गुड़मार के अंदर जिमनामिक एसिड होता है, जो कि हमारी टंग के ऊपर स्वीट टेस्ट होता है उसको कम कर देता है, और साथ में हाइपोग्लाइसीमिया लेके आता है। पर यह ध्यान रखना होता है कि अगर आप गुड़मार ले रहे हैं तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते रहिए, बिकॉज इससे कई बार पेशेंट का ब्लड प्रेशर जरूर कम हो जाता है। जो लोग लो बीपी की शिकायत जिनको रहती है वो इसको ध्यान से लें। तो ये सारे योग बना के अगर आप पेशेंट को देते हैं, तो आयुर्वेद में नंबर ऑफ हर्ब्स हैं, नंबर ऑफ हर्ब्स पे रिसर्च हुई है जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर पीसीओडी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। एंड आज मैंने भी अपना एक क्लियर सिस्ट के नाम से एक योग बनाया है, हमने एक मेडिसिन मैंने लॉन्च की है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें ही हमने डाली है, कोई नई चीज नहीं है। जो संहिताओं में लिखी हुई है उनको ही हमने पहले अपनी क्लिनिक पे मैंने यूज करके देखा इनका कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो इन सब की रिसर्च को पढ़ के कि किसका क्या इफेक्ट है, कितनी डोसेज इसकी होनी चाहिए, उसको आप इकट्ठा करके अपनी नॉलेज को लगा के अपनी सूझबूझ से पेशेंट को देंगे तो डेफिनेटली पेशेंट को बिना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के आप ठीक कर सकते हो, उसको डाइट से आप ठीक कर सकते हो। एंड वन लास्ट थिंग इसमें आती है कि आपको पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए जरूरी कहना है, चाहे वो योग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम हो, किसी भी तरह की, बट एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें 30 मिनट्स के लिए आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होनी चाहिए, राइट? ऐसी एक्सरसाइज। कुछ लोग कहते हैं आप वॉक करो, बट वॉक इज नॉट अ एक्सरसाइज, राइट? उसको हम एक्सरसाइज में नहीं गिनते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से सिक्रीट होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, एंड सारे हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप लेते हैं तो काफी अच्छा उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड अनदर चीज आती है स्लीप। पीसीओडी वाले पेशेंट्स को स्लीप बहुत जरूरी है, कम से कम 8 to 9 आवर्स की कंटिन्यूअस स्लीप पीसीओडी के पेशेंट के लिए जरूरी है। और आजकल का लाइफस्टाइल क्या है कि लोग सोते 11 बजे या 11:30 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, या जिनको जाना होता है ड्यूटी पे वो 11:30-12 बजे सो के सुबह 6 बजे खड़े हो जाते हैं। तो वो नींद पूरी ना होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से हमारे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। तो स्लीप इज मस्ट। तो स्लीप के लिए बहुत ज्यादा गाइड करना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट चार्ट में आप उनको एक नंबर ऑफ ऑप्शंस बना के देख सकते हो कि ये चीज आप खा सकते हो, ये चीज आप खा सकते हो। नंबर ऑफ ऑप्शंस दो, अपने आप पेशेंट उसको खुश होके खाता है कि हाँ ठीक है, मेरे को खाने को भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है। और एक चीज होती है कि लो पीसीओडी वाला पेशेंट या कोई भी ओबीस पेशेंट जो है वो वेट लूज करने के लिए डाइटिंग शुरू कर देता है, शेक्स लेने शुरू कर देता है, मार्केट में तरह तरह की मेडिसिन आती हैं वो लेना शुरू कर देता है। वो चीज अवॉइड करनी है, बिकॉज शेक्स जो है वो आपके वेट को सडनली यो इफेक्ट से कम करते हैं, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। तो वो चीज होती है, आप कितनी देर शेक ले सकते हो, यू कैन नॉट टेक इट। आपको डाइट ऐसी बनानी है कि पेशेंट हर 2-2 घंटे पे खाए, बट अच्छा खाए, और पूरा पेट भर के ना खाए। थोड़ी सी जगह, जैसे कहते हैं ना वायु के लिए छोड़ देनी चाहिए, आयुर्वेद में कहते हैं, तो थोड़ी सी जगह वायु के लिए छोड़ देनी चाहिए।
तो उसका रीजन यही है कि अगर आप ज्यादा खाओगे एकदम से पेट भर के, आपका जो ब्लड ग्लूकोज है एकदम से शूट अप करेगा, है ना, फिर आप एकदम से शूट अप करेगा, फिर भी डाइजेस्ट हो जाएगा, एकदम से डाउन आ जाएगा। अगर आप उस वे से खाते हो कि हर 2-2 घंटे पे अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ दे रहे हो, तो आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम से शूट अप नहीं करेगा, धीरे 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 आपको बॉडी को ग्लूकोज मिलता जाएगा और साथ में वो एकदम से लोड नहीं पड़ेगा, तो वो पीसीओडी होने के चांसेस ही नहीं होंगे, चांसेस ही नहीं बनेंगे। ये लाइफस्टाइल जो आजकल की टीनेजर हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, आप में से बहुत सारे हॉस्टल में रहते होंगे, तो हॉस्टल में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा रहता है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा, आजकल जोमेटो वगैरह आ गया तो लोग फटाफट से ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, बट दैट हैज टू बी अवॉइडेड। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक स्पेशली कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, बिस्किट, नमकीन, केक एंड सोए से बने प्रोडक्ट नहीं लेने होते हैं, बिकॉज सोया जो होता है वो इस्ट्रोजन को बढ़ाता है, तो पीसीओडी वाले में इसको सोए से बने प्रोडक्ट लेने के लिए मना करना होता है, राइट। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखें, अच्छे से अपनी डाइट को ठीक रखेंगे तो हम लोग अच्छे अच्छे से अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो पीसीओडी होने का चांसेस ही नहीं है। अगर है तो डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एक्सरसाइज, स्लीप, उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ आप पूछना चाहते हो आप तो? आवाज थैंक नहीं यू आ सो रही है मच मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरे को 1 मिनट का टाइम दोगे, मैं अपने हेडफोन लेके आती हूँ ना। ओके ओके मैम, डेफिनेटली। एक सेकंड का है ना, सुनाई नहीं हाँ दे रही हो आप मुझे, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों को पीसीओडी से संबंधित जानकारी दी, जो भी एलोपैथी में उसके बारे में क्या कहा गया है, आयुर्वेद में उसके बारे में क्या कहा गया है, और कौन कौन सी उनमें हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न के अनुसार करते हैं, और आयुर्वेद में कौन कौन से परीक्षण करते हैं, और उनमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक हम लोग हर्ब्स और अकॉर्डिंग टू रिसर्च बेस्ड और अकॉर्डिंग टू ग्रंथ बेस्ड दोनों प्रकार से किस प्रकार से मैम भी अपने प्रैक्टिस में यूज करती हैं, उन सब का हम लोगों ने इस सेशन में मैम ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। तो मैम कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो इसी चीज से संबंधित वैद्यानंद पांडे जी पूछ रहे हैं, मानसिक हेतुओं का क्या प्रभाव पड़ता है इस व्याधि में? ओके, मानसिक हेतुओं का जैसे कि हम कहते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस, वो उसमें बैलेंस खराब हो जाता है। अपने आप में उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता, एनाटॉमिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं लगातार, जैसे कुछ लेडीज होती हैं जो जिनमें ना पीसीओडी वाले पेशेंट में लगातार क्राइम की एबिलिटी रहती है, तो बिना बात के लड़ती हैं, बिना रात बात के रोती हैं, तो ये चीजें भी पीसीओडी वाले पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती हैं कि कहते हैं इसको गुस्सा बहुत आता है। तो ये मानसिक हेतु ही होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं, वो उनका बैलेंस खराब होता है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स हमें शुरू होते हैं। एलएच हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, एफएसएच हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स की हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन जो होती है, उनकी मैच्योरेशन जो है वो कम हो जाती है और फॉलिकल्स कम बनने शुरू हो जाते हैं, उनकी मैच्योर बीच में ही रह जाते हैं, पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते फॉलिकल्स। तो ये सारा हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस है। अगर हम इन सब बाहर के स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे हैवी होने देंगे तो वो हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारे कारण होते हैं कि वो हमारे हार्मोन्स को ही इम्बैलेंस करेगा, इसकी वजह से मानसिक हेतु का बहुत अच्छा इस पे प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रजनीश शर्मा जी का, अगर किसी को बच्चेदानी का कैंसर है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं? बच्चेदानी का कैंसर, देखो एक चीज है उसमें, बहुत सारी चीजें देखने वाली चीजें होती हैं कि इसमें हम मॉडर्न में टेस्ट करवाते हैं CA-125। CA-125 से हमें पता चलता है कि भी इसमें जो कैंसर है कितना लेवल का है, कितने लेवल तक वो फैल चुका है।
तो बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है कि कैंसर, आयुर्वेदिक कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए। तो इस पे अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी कि वो कितनी इफेक्टिव हैं कितनी नहीं है, बिकॉज मैंने अभी तक ऐसा कोई पेशेंट अपनी ओपीडी में नहीं हैंडल किया है बच्चेदानी के कैंसर का फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है कि पेशेंट का कितना बल है, वो कितना इंटरेस्टेड है उस ट्रीटमेंट के लिए। एंड हमेशा आपको ओपीडी में एक चीज देखनी होती है कि पेशेंट की जो लाइफ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो एलोपैथी है। देन आप अपने लिए भी उस चीज को सोच के चलिए कि हमें अपने, अगर हमारे साथ ये हो तो हमें क्या प्रोसेस लेंगे आगे, हम क्या उस पे स्टेप लेंगे। तो वही चीज आपने अपने आप को पेशेंट पे लेके देखना होता है। एंड आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि इस पे बहुत सारी चीजें सोचने वाली हो जाती है कि आप कैंसर को आगे लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल मैम। और अगला क्वेश्चन ठाकुर रामवीर सिंह जी का हम लोग लेते हैं। 35 से 65 वर्ष की महिलाओं में बैक पेन, लोअर बैक पेन, हिप पेन की समस्या बहुत आती है, जबकि एमआरआई रिपोर्ट में स्पाइन नॉर्मल होती है। इसका कारण देखो, बैक, जो लेडीज में बैक पेन का कारण होता है वो समटाइम्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है कि पेल्विस की जितनी भी ऑर्गन्स हैं समटाइम्स उसमें इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो पेन रेडिएट करती है। एंड कई बार ओवरीज में पीसीओडी वाले पेशेंट के जो सिस्ट है उसका साइज ही बहुत बड़ा होता है जो प्रेशर डालता है पीछे, तो उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो ये भी रीजन हो सकता है उनके बैक पेन का। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पाइन की वजह से ही बैक पेन हो रहा है, राइट। एंड उसमें ये सारा चीज आपको रूल आउट करना होता है कि पेल्विस में कहीं और एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड बाकी उनका लाइफस्टाइल आपको देखना चाहिए कि ज्यादा देर खड़े रह के, कुछ लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, ज्यादा देर खड़े रह के खाना बना रहे हैं, तो एक पोजीशन में ज्यादा देर रहेंगे तो उसकी वजह से समटाइम मसल क्रैम्प्स की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज होती है। तो बैकपेन के बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ स्पाइन नहीं रीजन है, तो उसमें पीआईडी को आप रूल आउट करें। बिल्कुल मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पूनम ठाकुर जी का। व्हाट अबाउट पीसीओडी इन टीनेजर्स? ओके, टीनेजर्स में पीसीओडी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। पहले तो ये था कि लेडीज में ही होती है, तो टीनेजर्स में जैसे मैंने पहले बताया कि उसका कारण हॉस्टल लाइफ भी ज्यादा है। हॉस्टल में मैदा चलता है, बर्गर चलता है, पिज्जा चलता है, एंड कुछ भी सोए रहते हैं तो कैंटीन में खाना खाने नहीं जाएंगे तो बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, नमकीन बिस्किट ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं। और टीनेजर्स आजकल कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते देखे गए हैं, बहुत सारे टीनेजर्स हैं तो कोल्ड ड्रिंक बड़ी फेवरेट रहती है उनकी। टीनेज में भी जैसा कि मैम ने कहा कि जो भी पीसीओडी का आजकल जो कारण आ रहा है वो मेनली लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही आ रहा है। जो उनका खान पान रहता है और जिस प्रकार की उनकी लाइफस्टाइल रहती है, उसी का परिणाम होता है कि टीनेजर में भी आजकल हम लोगों को पीसीओडी देखने को मिलता है। और मैम हम लोगों से कुछ ही समय में फिर से जुड़ रही हैं कुछ तकनीकी समस्या से। वैद्य उर्वशी जी, आप कुछ मैम से पूछना चाहेंगी? अभी हम लोगों से फिर से जुड़ेंगी मैम, तो कुछ ही समय में।
कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैम हम लोगों से आगे नहीं जुड़ पा रही हैं, और हम लोग इसका पार्ट 2 बिल्कुल अगले बार लेके आएंगे। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो बाद में देखें तो पूरी अनुभूति की तरफ से शब्द आकाश जी लिखते हैं कि पूरे अनुभूति परिवार की तरफ से और पूरे जितने भी मेंबर्स हैं, उर्वशी जी हैं, आकाश जी हैं, और जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सबकी तरफ से मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े। धन्यवाद।